राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना गया है। सरकार ने आदेश दिया है कि यहाँ शाम 6 बजे के बाद किसी को भी रुकने न दिया जाए। इसलिए यहाँ सैलानियों को 5:30 होते ही किले से बाहर निकालना शुरू कर दिया जाता है, ताकि भूल से भी कोई इसके अंदर ना रह जाए। कहते हैं रात के समय इस महल में नाचती है नर्तकी की रूह। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक तो आपने देख ही लिया होगा। भारत एक अद्भुत और रहस्यमयी देश है। यह बात पूरा विश्व जानता है। आज भी यहाँ पर ऐसे अनेक तहखाने बंद हैं जिनमें कोई ताला नहीं है, कोई जंजीर नहीं है। सिर्फ मंत्रों की ताकत से बंधे अपने सीने में न जाने कितने अनजाने राज छुपाए हैं। कुछ इसी तरह की रहस्यमयी घटनाओं के कारण भानगढ़ का किला हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। तो चलिए आज हम भानगढ़ की सच्ची कहानी जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसे क्लासेस में आपका वेलकम है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। भानगढ़ दुर्ग राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। इसका निर्माण राजा भान सिंह ने करवाया था। उन्होंने अपने पूरे शासनकाल तक यहाँ सुखपूर्वक शासन किया। उनके बाद उनके पुत्र भगवंत दास ने गद्दी संभाली। भगवंत दास के भी 2 पुत्र हुए, जिनका नाम मान सिंह और माधो सिंह था। माधो सिंह के 3 पुत्र हुए, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह के बाद छत्र सिंह वहाँ के राजा बने। इसके बाद छत्र सिंह के पुत्र अजब सिंह हुए, जिन्होंने भानगढ़ से दूर अजबगढ़ बसाया। इसके बाद अजब सिंह के 2 पुत्र हुए, काबिल सिंह और हरि सिंह। काबिल सिंह अजबगढ़ में ही रह गए, लेकिन हरि सिंह ने पुनः भानगढ़ की तरफ प्रस्थान किया। जिसके बाद हरि सिंह के 2 बेटों ने डरवश या लालचवश औरंगजेब के शासनकाल में इस्लाम स्वीकार कर लिया, लेकिन अभी भी भानगढ़ पर उनका अधिकार था। औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुगल शक्ति कमज़ोर पड़ गई और सवाई जय सिंह ने भानगढ़ पर विजय हासिल करके अपना अधिकार जमा लिया। अभी तक भानगढ़ में सुख शांति और समृद्धि का राज्य था। सब खुशहाल थे। भानगढ़ के रहस्यमयी और निर्जन होने के पीछे मुख्य रूप से 2 कहानियाँ मिलती हैं, जिन्हें मैं अपने तरीके से आपको बताने का प्रयास करती हूँ। पहली कहानी। प्रथम कथा के अनुसार भानगढ़ दुर्ग के समीप एक सन्यासी तपस्वी रहते थे, जिनसे विनय करके राजा भान सिंह ने वहाँ पर दुर्ग बनाने की अनुमति तो ले ली, लेकिन साथ में यह शर्त स्वीकार करना पड़ा कि किसी भी हालत में दुर्ग की परछाई उस ऋषि की कुटिया तक नहीं पहुँचनी चाहिए। और प्रारंभ में ऐसा ही था, किंतु आगे चलकर उनके पुत्र भगवंत दास ने दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया और ऊंचाई बढ़ जाने के कारण उसका बिंब उस ऋषि की कुटिया तक पहुंचने लगा। ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि शीघ्र ही इस दुर्ग का विनाश हो जाएगा और यहाँ पर प्रेत आत्माएं वास करेंगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद है। यदि दुर्ग की ऊंचाई बढ़ जाने पर श्राप दिया गया, तो फिर लगभग 200 साल तक वहाँ पर सुख समृद्धि का राज्य कैसे था? इसीलिए दूसरी कहानी ज़्यादा महत्व रखती है। आइए उसके बारे में भी जानते हैं। भानगढ़ के रहस्य के बारे में दूसरी कथा। इस कहानी के अनुसार भानगढ़ के इतिहास में अचानक अद्भुत सुंदरी और बुद्धिमान राजकुमारी रत्नावती का नाम आता है। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पूरे भारत में हो रही थी। कहा जाता है कि रानी पद्मावती से भी अधिक सुंदर राजकुमारी रत्नावती का रूप था। जो भी उन्हें देखता मानो सम्मोहित सा हो जाता था। एक बार की बात है, राजकुमारी रत्नावती पास के बाजार में अपनी दासी के साथ घूमने गई थी। जैसे पूर्णिमा का चांद सारे तारों की रोशनी को फीका कर देता है, उसी प्रकार आज बाजार में रत्नावती के अलावा कुछ भी देखने के योग्य नहीं था। संयोगवश उसी बाजार में एक तांत्रिक सिंघवी पहुंच गया था।
जो कि मानगढ़ की पहाड़ियों के दूसरी छोर पर अपनी कुटिया बनाकर तंत्र साधनाएं करता था। सिंघवी एक उच्च कोटि का तांत्रिक और तंत्र साधनाओं में पूरी तरह निपुण था। स्त्री का सौंदर्य जगत की सबसे बड़ी शक्ति होती है। आज यह परिभाषित हो रहा था। मनस्वी और संयमी सिंघवी आज रत्नावती को देखते ही अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार था। आज उसे बोध हो रहा था कि संसार में साधना से भी अधिक आकर्षक कुछ तो है। यूं तो तंत्र जगत की साधनाओं का नियम है, सिद्धि हमेशा परोपकार के लिए की जाती है, लेकिन आज वह सब कुछ भूलकर बावरा हो गया था। रत्नावती एक पल के लिए उसकी हो जाए, बदले में उसकी जान भी चली जाए तो उसे कोई पछतावा नहीं होगा। जब पुरुष के हृदय पर स्त्री का आकर्षण हावी हो जाता है तो उसे अपना सर्वस्व त्याग देने में भी जरा संकोच नहीं होता। फिर ऐसी परिस्थिति में राजा, योद्धा, तपस्वी अथवा फकीर सब एक जैसे हो जाते हैं उस परम मधु की एक बूंद को पाने के लिए। सिंघवी उसी तरह राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगा जैसे हवा के साथ पेड़ के सूखे पत्ते उड़ते जाते हैं। कुछ देर बाद राजकुमारी एक इत्र की दुकान पर रुकती हैं और कुछ खास प्रकार की इत्र को परखने के बाद अपनी दासी को इत्र लेने के लिए इशारा करती हैं। इत्र की सुगंध सिंघवी तक पहुंचती है और उसकी तंद्रा टूटती है। राजकुमारी और दासी तो इत्र लेकर चल देती है। उनके पीछे पीछे तांत्रिक उनके राजमहल पर पहुंच जाता है। राजकुमारी और उनकी दासियां राजमहल में प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन द्वारपाल तांत्रिक को रोक लेते हैं और वह विवश होकर वापस लौट जाता है। सिंघवी सीधे अपनी कुटिया पर पहुंचता है। आज पूरी रात उसने कुछ खाने के लिए नहीं बनाया। नींद उससे कोसों दूर खड़ी है। उसके हृदय और मस्तिष्क पर सिर्फ राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता छाई थी। इसे प्रेम कहें या वासना, यह स्पष्ट कर पाना कठिन है, परंतु उसे स्पष्ट हो चुका था कि यह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि राजकुमारी है। उनके दर्शन के लिए भी उसके भाग्य तरसते थे। वह हमेशा राजकुमारी से मिलने की योजनाएं बनाता, लेकिन कभी उसे कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। एक दिन उसके मन में आया, यदि राजकुमारी को इत्र पसंद आया होगा तो वह दोबारा उस इत्र को लेने के लिए अपनी दासी को अवश्य भेजेगी। इसी योजना को आधार बनाकर वह प्रतिदिन इत्र की दुकान का चक्कर काटने लगा और अचानक एक दिन उसे वह दासी मिल जाती है जो हमेशा राजकुमारी के साथ रहती है। तांत्रिक सिंघवी ने उस दासी को अपनी तंत्र विद्या से सम्मोहित करके एक वैसे ही इत्र की बोतल दिया जो राजकुमारी को पसंद थी, लेकिन उस इत्र में तांत्रिक ने काले जादू का प्रयोग करके ऐसा प्रभाव डाल दिया था कि जो भी उसका प्रयोग करता वह अपने आप तांत्रिक की ओर खींचा चला आता। तांत्रिक के मंत्र के प्रभाव से दासी सीधे राजमहल जाती है और राजकुमारी के शयन कक्ष में वह इत्र की शीशी रख देती है। अगले दिन जब राजकुमारी स्नान करके श्रृंगार करने के लिए जाती है तो शीशी को हाथ में उठाते ही उसे बोध हो जाता है कि इसमें काले जादू का प्रभाव है, क्योंकि वह भी जादूगरनी थी। उसने बुद्धिमानी दिखाते हुए शीशी को खिड़की से बाहर एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया और शीशी टूटकर उस बड़े पत्थर पर बिखर गई। क्योंकि इत्र में काले जादू का ऐसा प्रभाव डाला गया था कि वह जिसके ऊपर पड़ता वह अपने आप तांत्रिक सिंघवी की ओर खींचा चला आता। ठीक ऐसा ही पत्थर के साथ हुआ और वह विशालकाय चट्टान लुढ़कती हुई तांत्रिक की कुटिया की तरफ चलने लगती है। जब तांत्रिक चट्टान को अपनी ओर आते देखता है तो वह सब कुछ समझ जाता है, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था कि वह अपना बचाव कर सके। वह क्रोधित होकर अपनी सारी शक्ति समेटकर श्राप देता है कि जिस राजकुमारी ने अपने सौंदर्य के अहंकार में उसके प्रेम को ठुकराया है वह और उसका पूरा किला नष्ट हो जाएगा। वहाँ पर प्रेत आत्माएं निवास करेंगी। लोग मानते हैं
उसी श्राप के कारण भानगढ़ का किला आज निर्जन और रहस्यमय बना हुआ है, जहाँ सिर्फ एक मंदिर के अलावा बाकी सब खंडहर दिखाई देते हैं। और लोगों का कहना है कि रानी रत्नावती आज भी प्रतिदिन वहाँ श्रृंगार करने के लिए आया करती हैं, जिसके पायल और चूड़ियों की झंकार आज भी सुनाई देती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे इसी तरह की कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।